हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रोमोसोम टाइप एंड न्यूक्लियोसोम मॉडल का अध्ययन करेंगे। क्रोमोसोम के प्रकार कितने होते हैं? पिछले वीडियो में आपने क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन किया, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं। एक विशिष्ट गुणसूत्र का नाम दे दिया जाता है कि इस पर टिप्पणी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्रोमोसोम के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो देखते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो जनरली निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है कायिक गुणसूत्र। पहला कौन सा है? कायिक गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्र किन्हें कहते हैं? ऐसे गुणसूत्र जो कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। जो कायिक गुणसूत्र होते हैं होमोजाइगस होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। दूसरे हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? ऐसे गुणसूत्र जो कि जनन कोशिकाओं में पाई जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है। अब जो लिंग गुणसूत्र होते हैं विषमजात होते हैं, हेटेरोजाइगस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कायिक गुणसूत्र तो सभी के सभी एक्स प्रकार के हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं? एक्स पाई, यानी अलग अलग प्रकार के हो गए। इसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं? विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। आगे आता है विशिष्ट गुणसूत्र। अब विशिष्ट गुणसूत्र क्या होते हैं? देखिए, जो कायिक गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है, ये जनरली सभी जंतुओं में पाए जाते हैं। इनका आकार आकृति निश्चित होती है, परंतु कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिनका आकार कायिक और लिंग गुणसूत्रों की अपेक्षा अधिक प्रकार का पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ऐसे गुणसूत्रों को विशिष्ट गुणसूत्र कहते हैं। ये विशिष्ट गुणसूत्र जो होते हैं आकार में सामान्य गुणसूत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक लंबे एवं बड़े होते हैं। इसके कारण ऐसे गुणसूत्रों को हम बोलते हैं महागुणसूत्र, जिएंट क्रोमोसोम, यानी महागुणसूत्र, सबसे बड़े गुणसूत्र कहते हैं। जो ये महागुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लार गुणसूत्र। लार गुणसूत्र क्या होते हैं? देखिए, जो लार गुणसूत्र है ना, एक कीट होता है, कीट का एक गण होता है डिप्टेरा गण। जब हम कीट वर्ग पढ़ते हैं तो कीट वर्ग में 7 गण आते हैं। उन 7 गणों में से एक गण है डिप्टेरा गण। उस डिप्टेरा गण के सदस्यों की जो लार ग्रंथियां होती हैं, उन लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? लार गुणसूत्र कहलाते हैं। किनमें पाए जाते हैं? लार ग्रंथियों में। जैसे बात करें, जो एक कीट है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में लार गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? लार ग्रंथि में। देखिए, जो लार गुणसूत्र होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जो लार में पाए जाते हैं, और इसमें चारों तरफ एक क्रोमोनिमा धागे नुमा संरचना पाई जाती है। धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिनको हम क्रोमोनिमा धागे कहते हैं, क्रोमोनिट धागे कहते हैं। इसकी वजह से इस लार गुणसूत्र का दूसरा नाम भी होता है पॉलीटिन गुणसूत्र। पॉलीटिन मतलब, पॉली का मतलब बहुत अधिक, टिन मतलब धागे समान संरचना। इसमें बहुत अधिक धागे समान संरचना होती है, जिसके कारण इसको लार गुणसूत्र किसके नाम से जानते हैं? पॉलीटिन गुणसूत्र। जब इसकी संरचना का अध्ययन करें, इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है बाल्बियानी को। इसको जाता है बाल्बियानी को। अब बाल्बियानी ने इसका अध्ययन किया तो इसके चारों तरफ ये क्या है? तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो किससे जुड़ी होती हैं? बाल्बियानी वलय के द्वारा जुड़ी होती है। तो बीच में ये वलय नुमा संरचना है, ये क्या है? बाल्बियानी वलय है। इस बाल्बियानी वलय से ये तंतुनुमा संरचनाएं निकली हुई है।
फलगन अभिव्यंजन से अभिव्यंजित किया जाता है। कौन से अभिव्यंजन से? फलगन अभिव्यंजन से जो अभिव्यंजित किया जाता है तो ये तंतु अभिव्यंजित होते हैं। तो कुछ भाग तो गहरा अभिव्यंजित होता है और कुछ भाग हल्का अभिव्यंजित होता है। जो गहरा अभिव्यंजित होता है उसको बैंड कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैंड। और जो कम अभिव्यंजित होता है उसको बोलते हैं इंटरबैंड। उसको क्या बोलते हैं? इंटरबैंड। इसलिए इसमें लिखा गया है ये तो एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। जो बैंड और इंटरबैंड है पूरे के पूरे तंतु में एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, किस क्रम में पाए जाते हैं? एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गहरा क्षेत्र होता है उसको फलगन धनात्मक, उसको क्या बोल देंगे? फलगन धनात्मक। जबकि जो कम गहरा क्षेत्र होता है लेकिन इंटरबैंड उसको फलगन ऋणात्मक कहते हैं, फलगन नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्रोमोसोम जो होते हैं किसके होते हैं? लाल गुणसूत्र होते हैं। दूसरे होते हैं लैम्प ब्रश गुणसूत्र। ये लैम्प ब्रश गुणसूत्र जो होते हैं कुछ शार्क मछलियों, कुछ एम्फीबियन जंतुओं में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ रेप्टिलियन जंतुओं में भी पाए जाते हैं। जो लैम्प ब्रश गुणसूत्र है इसका जो लाल गुणसूत्र किसने खोजा? बालबियानी में, बालबियानी। इसी तरह से लैम्प ब्रश गुणसूत्र को जो खोजा था वो खोजा था किसने? इसका जो अध्ययन किया था वो तो किया था रुकर्ट ने। एक साइंटिस्ट का क्या था? रुकर्ट था। इसके अलावा जो इसकी खोज की थी, वो खोज की थी फ्लेमिंग ने। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। और इसका जो अध्ययन किया था रुकर्ट ने। किसने किया था? शार्क मछली में। किसने किया? शार्क मछली में रुकर्ट ने लाल ब्रश गुणसूत्र का अध्ययन किया और खोज फ्लेमिंग द्वारा की गई। ठीक है, जब इनको देखते हैं तो ये गुणसूत्र कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं जिसमें मुख्य रूप से एक तो अक्ष भाग होता है, अक्षीय भाग, और दूसरा भाग होता है पार्श्वीय रूप भाग। दूसरा कौन सा भाग होता है? पार्श्वीय रूप भाग। तो देखिए जब इस तरह की संरचना का अध्ययन करते हैं तो ये तो क्या होता है? अक्ष होता है और इससे निकली हुई संरचनाएं दोनों साइड निकली हुई हैं तो क्या कहलाते हैं? लूप कहलाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं एम्फीबियन अंडों में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एम्फीबियन अंडों में पाए जाते हैं। और एम्फीबियन अंडों में ये लाल लैम्प ब्रश गुणसूत्र पीतक के संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो ये अक्ष है, अक्ष से लूप निकले हुए हैं। ठीक है, लूप निकले हुए हैं। इन पर क्या पाए जाते हैं? mRNA और DNA की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? mRNA और DNA की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कुछ अधिकांश mRNA तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले लेते हैं। जो इस पर ये mRNA और DNA पाए जाते हैं, अधिकांश mRNA तो प्रोटीन संश्लेषण कर लेते हैं, परंतु कुछ mRNA बच जाते हैं। वो बचे हुए mRNA क्या कहलाते हैं? इन्फॉर्मोसोम कहलाते हैं, जिसका अध्ययन आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कर लिया है। कब? जब आप पीतक निर्माण पढ़ते हो, यानी कि अन्य जन्म की क्रिया पढ़ते हो, उसको पढ़ लिया है। तो ये अक्ष हो गया, लूप हो गया, ऊपर क्या है? mRNA DNA उपस्थित है। इसकी संरचना जो है इस तरह की होती है, ये जिस पर ये क्या है? लूप है, ये अक्ष हो गया इसका। और ये क्या है? ये अक्ष जिस संरचना से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं क्रोमोसेंटर। उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसेंटर। तो इन सभी के लिए ये क्या है? क्रोमोसेंटर है। क्रोमोसेंटर से क्या जुड़े होते हैं? लूप होते हैं। इसकी संरचना जो होती है एक ब्रश के समान होती है, लैम्प को साफ करने वाले ब्रश के समान, अथवा जो प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब को साफ करने वाली ब्रश होती है, उसके समान इनकी संरचना होती है, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं? लैम्प ब्रश गुणसूत्र कहते हैं। तो इस तरह के होते हैं विशिष्ट गुणसूत्र। ठीक है, आगे देखते हैं जो चौथा प्रकार है अधिसंख्य गुणसूत्र। अधिसंख्य गुणसूत्र क्या होते हैं कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं या कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं
जो कायिक और लिंग गुणसूत्रों के अतिरिक्त रूप में पाए जाते हैं। अर्थात कायिक और लैंगिक गुणसूत्रों के अतिरिक्त कुछ और गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें अधिसंख्य गुणसूत्र कहते हैं। ये अधिसंख्य गुणसूत्र जो होते हैं ना, लक्षण प्रारूप में भाग नहीं लेते, अर्थात लक्षण प्रारूप को प्रकट नहीं करते हैं। इसके कारण इनको हम सहायक गुणसूत्र या बी गुणसूत्र भी कह सकते हैं। ये किसके पाए जाते हैं? कायिक और लैंगिक गुणसूत्रों के अलावा पाए जाते हैं। सभी जंतुओं में पाए जा सकते हैं, लेकिन इनका कोई फंक्शन नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है एम गुणसूत्र। एम का मतलब जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, एम का मतलब होता है माइन्यूट, यानी कि बहुत सूक्ष्म आकार के। ऐसे गुणसूत्र जो बहुत सूक्ष्म आकार के होते हैं एम गुणसूत्र कहलाते हैं। जो कीटों का एक हेटेरोप्टेरा गण है, मैंने आपको 7 गण बताए थे, उन 7 गणों में से एक है हेटेरोप्टेरा। हेटेरोप्टेरा गण में एम गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनकी जो आकार होता है 0.5 माइक्रोन का होता है या इससे भी कम हो सकता है। इनकी संख्या जो होती है 1 से 2 तक या कभी कभी 4 से 5 तक हो सकती है। इसी तरह से पाए जाते हैं एसवेली गुणसूत्र। ये एसवेली गुणसूत्र जो होते हैं कीटों में पाए जाते हैं। ठीक है, किनमें पाए जाते हैं? गौर कीटों में पाए जाते हैं। किनमें पाए जाते हैं? गौर कीटों में पाए जाते हैं। तो जो लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र यदि एक साथ पाए जा रहे हैं, लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र जब एक साथ पाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं एस गुणसूत्र। तथा जब कायिक गुणसूत्र हट जाते हैं, किसी कारण से हट जाते हैं और केवल क्या बनते हैं? जनन गुणसूत्र बनते हैं, लिंग गुणसूत्र बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ई गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसे किसी कीट में 48 क्रोमोसोम है जिसमें 6 तो पाए जाते हैं एस क्रोमोसोम और शेष 42 क्या पाए जाते हैं? ई क्रोमोसोम। क्योंकि 6 कैसे हैं? 6 जो है एस क्रोमोसोम है और 42 कैसे हैं? ई क्रोमोसोम, जिसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम हट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं गुणसूत्रों के प्रकार। कितने हो गए? 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है? हम जानते हैं कि गुणसूत्र जो होते हैं ना, गुणसूत्र पर डीएनए और उससे संबंधित प्रोटीन उपस्थित होती है। गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों पर डीएनए और उससे संबंधित प्रोटीन होती है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि उचित परिस्थितियों में जब डीएनए का निष्कर्षण करते हैं, तो निष्कर्षण करने पर जो गुणसूत्र होता है या गुणसूत्र का निष्कासन करते हैं, जब उचित परिस्थितियों में गुणसूत्र का निष्कासन करते हैं तो गुणसूत्र एक तंतु के समान दिखाई देता है। कब? जब इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करते हैं। तो जब गुणसूत्र का निष्कासन करते हैं तो क्या है? गुणसूत्र जो होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर तंतुनुमा दिखाई देता है और उस तंतुनुमा संरचना पर क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं और हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं तो उस तंतुनुमा संरचना पर मोती समान संरचनाएं दिखाई देती है। किसके समान संरचनाएं दिखाई देती हैं? मोती समान संरचनाएं दिखाई देती हैं या मोती की माला के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो किसकी बनी होती हैं? डीएनए और हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती हैं, जिसे औदैत एवं उसके साथियों ने इसके साथियों ने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोसोम अवधारणा नाम दिया था। तो न्यूक्लियोसोम अवधारणा जो है औदैत व साथियों अवधारणा दी गई। जब इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं तो जो H2A हिस्टोन प्रोटीन होती है 5 प्रकार की, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये 5 प्रकार की होती हैं, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन 10 से 20 प्रकार की होती हैं। इन्हें अनावश्यक प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्षारीय प्रकृति की होती हैं और नॉन हिस्टोन अम्लीय प्रकृति की होती हैं। तो जब ये इनका गुणसूत्रों का निष्कासन करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन में से H2A, H2B और H3
के दो दो अणु पाए जाते हैं और H4 एवं H1 का एक एक अणु क्या बनाता है, ऑक्टावर बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्टावर बनाता है, जिससे कुंडलित अवस्था कॉइल पाई जाती है, कॉइलिंग होती है। और H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये किसके रूप में काम करती है, लिंकर डीएनए के जोड़ने का काम करती है। ये ऑक्टावर प्रो ऑक्टावर को आपस में जोड़ने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, H1 लिंकर डीएनए प्रोटीन होती है। इस तरह से ये ऑक्टावर जोड़ते जाते हैं और एक तंतुनुमा संरचना दिखाई देती है, कुंडलित तंतुनुमा संरचना दिखाई देती है, जिससे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं, जिससे किसने दिया, औद्योगिक में साथियों ने। मतलब कह सकते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र एक लंबे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अणु से संबंधित प्रोटीन से बना होता है। जब केंद्रक को उचित परिस्थितियों में निष्कासित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन दृष्टि से देखने पर यह तंतु समान दिखाई देता है, जिस पर मोती समान अंकों की माला दिखाई देती है, जिसे औद्योगिक साथियों ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोसोम मॉडल नाम दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच।